हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम सीसैट के कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को इन डेप्थ डिकोड करेंगे, एनालाइज करेंगे एंड दैट इज व्हाई आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब आप नेक्स्ट कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप को एग्जाम डे पे इमेजिन करो कि आपने जीएस का एग्जाम फिनिश कर लिया है और अब आप 2:30 PM पर सीसैट का एग्जाम देना स्टार्ट कर रहे हो और मान लो आपको स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसे 2-3 पैसेजेस वाले क्वेश्चंस मिल जाते हैं जहां आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हो। आप एक पैसेज पढ़ रहे हो, आंसर नहीं निकल रहा है, आप दूसरे पे गए, दूसरे में भी सेम चीज हुई, फिर तीसरे में भी गए, तीसरे में भी सेम चीज हुई एंड अल्टीमेटली आपने 15 मिनट वहां पे लूज कर दिया ऐसा करने में। इस टाइम पे आपके पास नेक्स्ट 2 ऑप्शन क्या बचेंगे? या तो आप और टाइम इन्वेस्ट करोगे नेक्स्ट 5 मिनट्स इस फिराक में कि आपको कहीं ना कहीं आंसर पता चल जाएगा बिकॉज आपने कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, या फिर आप उनको छोड़ करके आगे के क्वेश्चंस करने लगोगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी आपके साथ कि आप बाकी का पेपर रैशनल माइंडसेट से सॉल्व नहीं कर पाओगे बिकॉज बैक ऑफ द माइंड आप थोड़ा सा टेंशन में जाओगे कि आपका इतना टाइम वेस्ट हो गया है। ये सेम चीज आपके स्टार्ट ऑफ द पेपर में भी हो सकती है, मिडिल ऑफ द पेपर में भी हो सकती है एंड इससे प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, मेरे खुद के ऐसे फ्रेंड्स हैं जो पूरे 80 क्वेश्चंस तक देख भी नहीं पाए कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है एंड आफ्टर द एग्जाम रियलाइज होता है कि यार लास्ट के ये 3 क्वेश्चन या ये लास्ट के 5 क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे, इनको सॉल्व कर लेते, कहाँ हम उन क्वेश्चंस में फंस के रह गए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपको कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सिंपल ट्रिक्स के साथ अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे आपको कॉम्प्रिहेंशन के बारे में कुछ भी ना पता हो, आप बिल्कुल ही अच्छे ना हो। देखो कुछ ऐसे भी होंगे जो कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, दैट इज गुड, बट लेकिन स्टिल आई विल रिकमेंड कि आप इस वीडियो को देखो बिकॉज देखो जिस तरीके के क्वेश्चन पिछले 3 साल में आ रहे हैं ना सीसैट में, चाहे कॉम्प्रिहेंशन ले लो या मैथ्स ले लो, एवरी ईयर देयर इज अ न्यू सरप्राइज फॉर यू, जिस वजह से लोगों को लगता है कि अरे यार वहां पे आप थोड़ा बहुत पैनिक तो हो ही जाते हो एग्जाम के बीच में। इसलिए आप वो गलती मत करो बिकॉज आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि लोगों ने मेहनत करके जीएस में पूरा हार्ड वर्क करके कितना अच्छा स्कोर किया, बट अल्टीमेटली सीसैट में 66.66 मार्क्स ना लाने की वजह से वो मेंस नहीं दे पाए। तो अगर आप कॉन्फिडेंट भी हो अपनी प्रिपरेशन को लेकर के कॉम्प्रिहेंशन के रिगार्डिंग, तब भी इस वीडियो को देखो जस्ट टू नो कि अगर आपको वहां पे किसी क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो आप वहां कैसे टाइम सेव कर सकते हो। देखो सिंपल ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए एग्जैक्टली इनका मतलब क्या है, तभी आप कॉम्प्रिहेंशन को आंसर कर पाओगे। लेकिन इनके साथ आपको कुछ ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए कि सिर्फ ऑप्शन को ही दे करके आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सको। ऐसी कुछ ट्रिक्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी और डिस्कस नहीं करूंगी, आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगी ताकि आप समझ सको कि अप्लाई कैसे करना है। एंड आई कैन बेट यू कि ऐसा करने के बाद अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही सारे कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी एक्यूरेसी का लेवल मोर देन 80 to 85% बढ़ जाएगा। ठीक है, और हाँ यहाँ पे एक बात और ध्यान से सुन लीजिए कि आपको जो मैंने अभी पहले भी बताया कि कुछ लोगों को लगता है उनका क्वांट अच्छा है तो वो इंग्लिश पे कम फोकस करते हैं, कुछ को इंग्लिश में लगता है कि हम अच्छे हैं तो वो क्वांट पे कम फोकस करते हैं। अब ऐसा आप नहीं कर सकते बिकॉज अगर आपने लास्ट 3 साल के पेपर को एनालाइज किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा दैट यू हैव नो ऑप्शन टू लीव एनी ऑफ दीज 3 थिंग्स, चाहे क्वांट, इंग्लिश या रीजनिंग कुछ भी हो। प्लीज डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप कि मैं इसमें अच्छा हूं तो मैं दूसरा छोड़ देता हूं, बिकॉज नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। अब देखो करना कैसे है कॉम्प्रिहेंशन, इसको समझो। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि इनके कीवर्ड्स का मतलब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी भी। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी जिस टाइप के कीवर्ड है, जैसे एजम्पशन है तो एजम्पशन पे बेस प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं कॉम्प्रिहेंशन में, उनको एक साथ बैठ के सॉल्व करो ताकि आपको समझ में आ सके कि एग्जैक्टली एजम्पशन वाले क्वेश्चन में क्या चाह रहा है, क्या आंसर होना चाहिए, क्या करना है। बिकॉज कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि एजम्पशन में जो है क्या हमें सोचना है, क्रक्स में क्या सोचना है, कैसे क्रक्स या लॉजिकल मैसेज डिफरेंट है आपस में। इस बारीक डिफरेंस को समझोगे आप तभी खुद से, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे। देखो एक चीज यहां समझ लो, अनलेस यू डू योरसेल्फ नथिंग विल चेंज। आपकी परफॉर्मेंस कॉम्प्रिहेंशन में इंप्रूव नहीं होगी बस, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कि इंप्रूव कैसे करनी है। एक कीवर्ड उठाया एंड देन 20 to 25 क्वेश्चंस, 20 to 25 पैसेजेस ही इसी एक थीम पे प्रैक्टिस कर डाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही। ठीक है, अब देखो इन कीवर्ड्स का मतलब समझते हैं। सबसे पहला है अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब है कि पैसेज में ही एक कोई बात है, एक कोई कंडीशन है जो मान के वो चल रहे हैं कि हाँ ऐसा ही होता है, एंड उसके ऊपर उन्होंने एक पैराग्राफ आपको दे दिया है, दैट इज कॉल्ड अजम्पशन। इन्फ्रेंस एक तरीके से अपने आप में कंक्लूजन होता है, एक ओपिनियन होता है जो आप पैसेज को पढ़ने के बाद उसका कहते हैं ना एक सार निकालना, एक कंक्लूसिव आइडिया आपको क्या लगता है उस पैसेज को पढ़ने के बाद, दैट इज कॉल्ड इन्फ्रेंस। क्रक्स क्या होता है? क्रक्स इज द मेन आइडिया, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। ठीक है, कि पैसेज बात क्या करना चाह रहा है,
नेक्स्ट इज लॉजिकल या क्रूशियल मैसेज। अब ये क्या होता है? इट इज द लर्निंग फॉर द फ्यूचर, इट विल बी ऑलवेज फॉर द फ्यूचर, ये ध्यान रखना। एंड लास्ट इज इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन बेसिकली किसी भी चीज का एक इफेक्ट है जो हम इनडायरेक्ट तरीके से बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, हमने घर में कई बार सुना होता है कि खेलना बंद कर दो, सोना बंद कर दो, बहुत सोते हो या बहुत ज्यादा खेलते हो, यानी कि वो क्या इंप्लाई करना चाह रहे हैं कि पढ़ो ताकि करियर आपका अच्छा बने। तो उस तरीके से इनडायरेक्टली किसी चीज का इफेक्ट वो आपको दिखा देते हैं कि अगर तुम खेल रहे हो बहुत ज्यादा तो फिर तुम्हारा पढ़ाई सफर हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड इम्प्लीकेशन, इट इज द इफेक्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में ये समझ लो। ये सिंपल 3 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो पैसेज कभी भी नहीं पढ़ना है। सामने पैसेज आते ही हमारी टेंडेंसी होती है नेचुरल कि हम पैसेज को पढ़ना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सीधे के सीधे ऑप्शंस पे जाओ। ऑप्शंस पे से भी पहले क्वेश्चन में आप ये देख लो कि कीवर्ड क्या दिया हुआ है, वहां पे थीम क्या पूछी हुई है, एजम्पशन है, इन्फ्रेंस है, मैसेज है, क्रक्स है, क्या चीज है। ठीक है, एंड उसके बाद उसके ऑप्शंस को पहले पढ़ो। इससे क्या होगा कि आपका पैसेज पढ़ने में टाइम सेव होगा कि आपने पहले पैसेज पढ़ा, फिर क्वेश्चन पढ़ा, फिर आप दोबारा पैसेज पढ़ने जा रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आपको टॉपिक पता चल जाएगा कि भाई किस पे बात हो रही है, ताकि आप ऑप्शंस में ही पढ़ के कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकोगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है और सिर्फ मेन बातें जो आपने ऑप्शन सब पढ़ लिए, क्योंकि तो आपको पता है कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पिक करनी है पैसेज से, सिर्फ उन्हीं को अंडरलाइन करो। अब बात करते हैं एलिमिनेशन ट्रिक्स की। तो देखो, सबसे पहले देखो, अगर एक्सट्रीम वर्ड है ना आपके ऑप्शन में या स्टेटमेंट में, तो उसे साफ साफ एलिमिनेट कर दो, बिकॉज वो 99% गलत होता है। जैसे ओनली, नन, इमीडिएटली, जो बहुत ज्यादा आपको लगे कि बहुत एक्सट्रीम बात बोल दी, तो वो गलत होगी। दूसरी चीज, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगी जो बिल्कुल इलॉजिकल आपको लगेंगी, एब्सर्ड लगेंगी। जैसे कि मोनोकल्चर अगर आप कर रहे हो तो उससे इंसेक्ट क्रॉप को अफेक्ट नहीं करेंगे, तो अब ये बिल्कुल एब्सर्ड बात है ना। अगर आप मोनोकल्चर कर रहे हो तो बल्कि डिजीज ज्यादा होगी क्रॉप में, ज्यादा इंसेक्ट्स अफेक्ट करेंगे क्रॉप को, तो दिस इज एब्सर्ड, जो आपको पता है कि यार ये क्या ही लिखा हुआ है, वियर्ड है। तीसरी चीज क्या है, अगर एक स्टेटमेंट से ज्यादा आपको लॉजिकल लगती है और अगर आप फंस रहे हो कि यार या तो आंसर ये है या तो ये है, इन्हीं दोनों में से ये एक है, तो हमेशा ऐसा ऑप्शन चूज करो जिसका थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो, जो एक अपने आप में होलसम स्टेटमेंट हो, जो पैसेज को बहुत अच्छे से समराइज कर सके। ठीक है, चौथा क्या है, पैसेज से बाहर कभी मत जाना। जितना पैसेज में दिया है ना उसी हिसाब से आपको आंसर करना है। एक्स्ट्रा दिमाग आपको अपना जीएस का यहाँ पे लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये गलती मत करना। नेक्स्ट इज, ज्यादातर जो लॉजिकल या प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट्स होती है ना, जो अच्छी होती है, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, वो काफी हद तक सही होती हैं, इस बात का ध्यान रखना। और अगर आप पैसेज को करने में किसी भी तरीके की डिफिकल्टी फील कर रहे हो तो सीधे पैसेज को एक बारी हिंदी में गो थ्रू कर लेना, बिकॉज कई बार क्या होता है कि हिंदी में पढ़ने से हमें चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आ जाती है, क्लिक हो जाता है बेसिकली आपको, अगर आप कहीं उस पर फंस रहे हो। ठीक है, लास्ट है कि अगर जो पॉसिबिलिटी वाले ऑप्शन या स्टेटमेंट्स होते हैं ना, जैसे कैन, मे, कुड, कैन बी, ये ज्यादातर सही होते हैं। जैसे एक्सट्रीम वाले हमेशा ज्यादातर गलत होंगे, तो ये ज्यादातर सही होंगे। तो ये सारी एलिमिनेशन ट्रिक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको यहाँ पे इनका डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाती हूँ। लास्ट 3 इयर्स में ही हम 21 से स्टार्ट करेंगे, देन 2020 का देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, एंड देन 2022 का देखेंगे। और हाँ, एक बात यहाँ ध्यान रखना, अगर आप जब भी PYQ प्रैक्टिस करो तो प्लीज उसके आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल आंसर की से ही मैच करना। मैं ऑलरेडी CSAT के सारे पेपर्स डाल चुकी हूँ टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां पे जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हो। एंड सारी ऑफिशियल आंसर की को भी मैं एक ही PDF में कंबाइन करके वो भी डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको भी वहां से डाउनलोड कर लेना और वहीं से प्रैक्टिस करना। एंड आज जो मैं क्वेश्चन 2022 के आपको कराने वाली हूँ, अपने सामने 1-2 क्वेश्चन जो भी मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगी, तो बिकॉज अभी तक उसका फाइनल आंसर की आया नहीं है ऑफिशियल, तो इसलिए आई एम गोइंग टू डिपेंड अपॉन द कोचिंग आंसर्स। ठीक है, तो चलिए अब डिमॉन्स्ट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं 2021 के कुछ क्वेश्चन से। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, पैसेज 1 में क्या पूछ रहा है, इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस के ऊपर क्वेश्चन है, सीधे सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। लो इंटेंसिटी लाइट का ज्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है प्लांट्स पर एज कंपेयर टू हाई इंटेंसिटी लाइट। ठीक है, लाइट पोल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इफेक्ट ऑन एन इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, व्हाइट लाइट इज बेटर फॉर फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स एज कंपेयर टू द अदर कलर। Okay, and last option is proper intensity of light in an ecosystem is important not only for plants but for animals too.
अब आपने 4 ऑप्शन पढ़ लिए, फटाफट से पैसेज देखेंगे। देखिए, रिसर्चर्स ने सिमुलेट किया है स्ट्रीट लाइट्स को आर्टिफिशियल ग्रासलैंड प्लॉट्स पर पी एफिड्स के सैप सकिंग इंसेक्ट्स के नाइट में, जहां पे दे एक्सपोज टू डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स, व्हाइट लाइट जो सिमिलर होती है कमर्शियल एलईडी लाइट्स के, एंड एम्बर लाइट्स जो सिमिलर होती है सोडियम स्ट्रीट लैंप्स के। तो जो लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट है, इससे शो किया कि इनहिबिट करता है रादर देन इंड्यूसिंग द फ्लावरिंग इन अ वाइल्ड प्लांट ऑफ अ पी फैमिली which is a source of food, and the number of aphids was also significantly suppressed under the light treatment due to limited amount of food available। अभी आपने पैसेज पढ़ लिया। अब आपने जब ये 4 ऑप्शंस पढ़े थे, तो अगर आप अपने मन में सोचते कि टॉपिक किस बारे में था पैसेज का, दैट वाज द लो इंटेंसिटी लाइट के बारे में। बेसिकली लो इंटेंसिटी नहीं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में पूरा पैसेज था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एलिमिनेट कैसे करेंगे। देखो, पहला है लो इंटेंसिटी लाइट हैज मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट्स एज कंपेयर टू हाई इंटेंसिटी लाइट। क्या हाई इंटेंसिटी लाइट की बात की गई है पैसेज में? नहीं। तो जो हमने एलिमिनेशन में सीखा था कि आपको पैसेज के आउट ऑफ द स्कोप नहीं जाना है, तो फिर इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइट पोल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इफेक्ट ऑन एन इकोसिस्टम। हो सकता है, बिकॉज हमने ऊपर पैसेज में पढ़ा कि इनहिबिट कर रहा है फ्लावरिंग को रादर देन इंड्यूसिंग, सो इट कैन बी। नेक्स्ट, व्हाइट लाइट इज बेटर फॉर फ्लावरिंग एज कंपेयर टू अदर लाइट्स। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि ये बेटर नहीं है बल्कि इनहिबिट करता है, तो ये अपने आप ही गलत हो गया। एंड देन लास्ट है इसकी जो प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो जरूरी है प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, पर एनिमल्स की अगेन यहाँ बात नहीं कही गई है, तो अगेन ये आउट ऑफ द स्कोप है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट इज एजम्पशन, यानी कि एक कंडीशन आपको यहाँ बतानी है जो एज्यूम करके ये ऊपर का पैसेज लिखा गया है, इसलिए सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे। सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया सीरियल फूड ग्रेन्स इज इम्पॉसिबल विदाउट द डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिनेटिंग एनिमल्स। ठीक है, एक तो ये इम्पॉसिबल वर्ड है, एक्सट्रीम वर्ड लग रहा है, सो इट विल बी रॉन्ग, ज्यादातर ये गलत ही होगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी चलो हम मान के चलते हैं कि इट विल बी रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट इज मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैम्पर्स द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट्स। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि भाई मोनोकल्चर तो प्रमोट करेगा ना, हेल्प करेगा इंसेक्ट्स के सर्वाइवल में, क्योंकि उन्हें फूड मिलेगा काफ़ी ज़्यादा खाने के लिए। तो ये अपने आप ही एब्सर्ड स्टेटमेंट होगी, जो मैंने आपको एलिमिनेशन में बताया था कि एब्सर्ड और इलॉजिकल स्टेटमेंट्स गलत होगी। थर्ड है पॉलिनेटर्स बिकम स्कार्स इन कल्टिवेटेड एरियाज डिवॉइड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है स्टेटमेंट। एंड देन लास्ट इज डाइवर्सिटी इन इंसेक्ट्स इंड्यूसेस द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। अगेन ये स्टेटमेंट थोड़ा ठीक लग रहा है। अब मैंने नीचे ये वाले नहीं पढ़े, सिर्फ स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं। अब मैं सीधे पैसेज पढ़ूंगी। अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ ऑल फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज आर पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड मैमल्स, लेकिन जो मेन पॉलिनेटर्स जो हैं वो इंसेक्ट्स होते हैं। पॉलिनेशन रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? प्रोवाइडिंग द वाइड वैरायटी ऑफ फूड एज वेल एज मेडिसिन्स, एंड at least 1/3 of the world's agricultural crops depend upon pollination. Bees are the most dominant taxa when it comes to pollination, और ये crucial है for more than 400 crops. Pollination is an essential service as a result of the relationship between plant and animals, and the reduction or the loss of either affects the survival of both. Effective pollination requires resources, जैसे कि क्या क्या? Natural vegetation. अब आपने ये पॉलिनेशन के ऊपर पूरा समझ लिया है कि क्या चीज़ इसमें बात करी गई है। आपको ऑप्शंस देख के यहाँ पे एक आइडिया लग चुका था कि पॉलिनेशन के बारे में बात हो रही है, पैसेज पढ़ लिया। अब देखो यार एलिमिनेशन के हम कैसे करेंगे। ठीक, मोनोकल्चर वाला ये तो हमने एग्जैक्टली एलिमिनेट कर ही दिया था बिकॉज इट वाज एब्सर्ड। तो आप यहाँ से 2 वाले ऑप्शंस हटा दो, 2 चले गए, आपके पास ए या डी बचा है। देन नाउ गोइंग फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट, सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया सीरियल फूड ग्रेन। इंडिया सीरियल फूड ग्रेन, बस यही रुक जाओ। चलो इम्पॉसिबल पे एक्सट्रीम पे आप ना भी जाओ तो यही समझ लो इस बारे में क्या बात की गई है, नहीं, ये आउट ऑफ द स्कोप है पैसेज के। तो अगेन ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो आपको ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 1 गलत करोगे आंसर मिल जाएगा डी, 3 and 4 ओनली। ठीक है, ऐसे ही आगे चलते एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये क्रक्स के ऊपर है। क्रक्स बेसिकली क्या होता है? एक मेन आइडिया, एक सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, है ना। अब चलो इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला है डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट मॉडल हेल्प्स इन चूजिंग द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, next is heavy dependence on groundwater resources can be reduced by adopting dryland cropping systems. C है climate changes increases the criticality of water resources while simultaneously threatening it. And the last is climate change cause farmers to adopt unsustainable livelihoods and risky coping स्ट्रैटेजीज। अब यहाँ पे आपको कोई भी एब्सर्ड स्टेटमेंट भी नहीं लग रही है, ना आपको यहाँ पे कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रही है, तो आप कोई भी ऐसे एलिमिनेशन यहाँ पे नहीं कर पाओगे, तो आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सेंट्रल आइडिया यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्लाइमेट चेंज के कुछ इम्पैक्ट के बारे में बात हो रही है। अब देखो यहाँ हम पैसेज पढ़ेंगे।
एक स्टडी कंडक्ट करी गई है ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज कावेरी बेसिन के ऊपर यूजिंग व्हाट रीजनल क्लाइमेट मॉडल, जिससे पता चला है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला है हमें टेम्परेचर में, ठीक है, मैक्सिमम में भी और मिनिमम टेम्परेचर में, दोनों ही साइज में इंक्रीजिंग टेम्परेचर देखने को मिला है और डिक्रीजिंग क्या देखने को मिला है, नंबर ऑफ रेनी डेज। तो ये जो क्लाइमेट शिफ्ट्स हैं ये इंपैक्ट कर रहे हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स को इस रीजन में जिससे क्या हो रहा है, इट इज लीडिंग टू मोर रन ऑफ एंड लेस रिचार्ज। अब ज्यादा रन ऑफ होगा, रिचार्ज कम होगा, सो इट इज अफेक्टिंग द ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है। फर्दर देयर हैज बीन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं एंड दिस हैज ड्रिवन फार्मर्स टू इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखो आपसे पूछा था क्रक्स, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, ठीक है। यहां से आपको पढ़ के थोड़ा सा आपको आइडिया लग चुका था कि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट के बारे में बात हो रही है। अब देखो इसको आंसर कैसे करेंगे हम। सबसे पहले था कि डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट मॉडल हेल्प्स इन चूजिंग द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये एक्सप्लिसिटली बिल्कुल भी कहीं पे भी पैसेज पे मेंशन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। Then your second is heavy dependence on groundwater can be reduced by adopting dryland cropping patterns. Again dryland cropping patterns के बारे में कोई बात नहीं हुई है, तो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द पैसेज वाली बात है, आप इसको यहाँ से एलिमिनेट कर दोगे। थर्ड इज climate change increases the criticality of water resources while simultaneously threatening it. अब ये क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट लग रहा है जो आपने समझा था ऑप्शन पढ़ने के बाद कि टॉपिक किस बारे में हो सकता है, तो ये होगा। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज कॉजेज फार्मर टू अडॉप्ट अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड रिस्की क्रॉपिंग पैटर्न्स। अगेन ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। देखो क्या होगा, आप इस स्टेटमेंट को तो एलिमिनेट कर लोगे लेकिन आप यहाँ फंस जाओगे, यहाँ फंस जाओगे, यहाँ फंस जाओगे। वहाँ पे एग्जाम में आपको यही लगेगा कि इनमें से कौन सा आंसर होगा, फिर या तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ोगे या फिर आप इसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में केस बताया था इमेजिन करने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझ के चलना है कि भाई पैसेज में एग्जैक्टली किस बारे में बात की जा रही है, कौन सा क्लोज है इन तीनों में से पैसेज से, तो आप देखोगे कि ये वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, दिस विल नॉट बी द आंसर, क्योंकि एक्सप्लिसिटली इनके बारे में बात नहीं की हुई है, ठीक है। ऐसे ही चलो 2020 के हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके भी। देखिए हाँ, यहाँ इंप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन है। हमने इन्फ्रेंस देख लिया, एजम्पशन देख लिया, क्रक्स देख लिया, इंप्लीकेशन मैंने आपको क्या बताया था, इट इज द इफेक्ट ऑफ समथिंग, ओके। अब यहाँ हम ऑप्शन पहले पढ़ेंगे कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स शुड बी अंडरटेकन, ठीक है। सेकेंड इज नेटवर्क ऑफ डैम्स एंड कैनाल्स शुड बी बिल्ड अक्रॉस द कंट्री ताकि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके पानी का। तीसरा है कि फार्मर्स को इजी लोन्स मिलने चाहिए बोरवेल्स को डिग करने के लिए। चौथा है कि भाई वाटर को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करने के लिए लॉ द्वारा रेगुलेट किया जाना चाहिए। एंड पांचवा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर है अमंग द रीजन शुड बी रेगुलेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। अब यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि ये रिवर के बारे में बात हो रही है, रिवर वाटर के बारे में जो है यहाँ पे बात हो रही है, ठीक। अब चलिए अब देखते हैं कि पैसेज में क्या बोलता है। यहाँ से many opportunities to harness highly skewed seasonal and spatial distribution of monsoon flows which occur in 4-month period from June to September is lost, ठीक है। जो भी पानी हम रिसीव करते हैं मॉनसून फ्लोज का वो हम खो देते हैं। सिंस दीज फ्यू मंथ्स अकाउंट फॉर मोस्ट रेनफॉल एंड फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी, तो एक नीड हो जाती है कि हमें इस रेन वाटर को होल्ड करना चाहिए रिजर्वॉइज में फॉर सब्सिक्वेंटली रिलीजिंग इट, ताकि हम उसको आगे यूज कर सके आगे आने वाले पूरे साल में। जो ये एक नेसेसिटी है करना, जिसे हमें ओवरलुक नहीं करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज विल कंटिन्यू टू अफेक्ट द वेदर कंडीशंस एंड क्रिएट वाटर शॉर्टेज इन एक्सेसेस while millions suffer from droughts and floods. Waters in countries many rivers flow unutilized and are discharged into the sea, ठीक। अब आपने अगर जैसे मैंने आपको बताया कि टॉपिक किसके ऊपर है, रिवर वाटर, रिवर के ऊपर। अगेन यहाँ पे मॉनसून से जो रेन वाटर आ रहा है, रिवर वाटर नहीं रेन वाटर, तो उसके बारे में बात हो रही है। अब देखो इम्प्लीकेशन है, यानी कि बेसिकली क्या होगा, ये इफेक्ट की यहाँ पे बात हो रही है कि भाई कुछ इनडायरेक्टली इफेक्ट होगा, क्या होगा आगे, हमें वो सोचना चाहिए जो करना चाहिए, इफेक्ट इन द फ्यूचर। तो अब देखो ऑप्शंस, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स शुड बी अंडरटेकन, बिल्कुल लेना चाहिए। देन सेकंड भी सही होगा बिकॉज डैम्स एंड कैनाल्स की बात हो रही है कि हमें इनको बनाना चाहिए ताकि हम पानी को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ये भी सही हो सकता है, ठीक है, और ये भी सही हो सकता है। अभी दो सही लग रहे हैं। आगे देखते हैं कि फार्मर्स को इजी लोन मिलना चाहिए। अगेन इजी लोन देखते ही समझ जाओ कि इस बार में बात नहीं हुई है, आउट ऑफ द स्कोप वाली बात है, ये नहीं होगा आंसर। देन यूजेज ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर को लॉ द्वारा रेगुलेट किया जाना चाहिए। क्या लॉ द्वारा रेगुलेट करने से हम मानसून के पानी को अच्छे से यूज कर लेंगे क्या? ऐसा तो है नहीं। ऐसे ही अगर आप देखोगे जो ये रिवर वाटर है अमंग द रीजन्स रेगुलेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, अगेन ये टॉपिक से तो भटक ही गया कि रेन वाटर जो है उसको हम कैसे यूटिलाइज करें, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर ये हो गया 1 और 2, ठीक है। अब ऐसे ही चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं
2022 का हम देखते हैं, इसकी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, तो इसको हम एक्चुअली कोचिंग के आंसर की से ही मैच करके मैं आपको बताऊंगी इसका आंसर। देखो, हाँ, सपोज करो हम ये क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे मैसेज पूछा हुआ है, हमने मैसेज ऑलरेडी समझ लिया है कि मैसेज क्या होता है, इट इज समथिंग अ लर्निंग फॉर द फ्यूचर। अब यहाँ ऑप्शन देखो, वी एज्यूम दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिशियन शुड बी क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर अ स्टेट। ठीक, नेक्स्ट इज पॉलिटिशियन शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेन्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट थर्ड इज सी ऑप्शन इज वी नीड टू डिवाइस अ मेथड ऑफ बारिंग इनकम्पिटेंस फ्रॉम पब्लिक ऑफिस। And fourth is, as voters select their administrators, eligibility of politicians to administer a state cannot be questioned. तो यानी कि यहाँ पे बात हो रही है पॉलिटिशियंस की और उनके क्रेडिबिलिटी की, एक्सपीरियंस की, या वो ट्रेंड है या नहीं, इन चीज़ों के बारे में पूरा का पूरा ये पैसेज है, इसका टॉपिक समझ लिया है। अब पैसेज पढ़ते हैं। In simple matters like shoemaking, we think only a specially trained person should serve our purpose, but in politics, we presume that everyone knows how to get votes, knows how to administer state. When we are ill, we call for a trained physician whose degree is a guarantee of specific preparation and technical competence. We do not ask for handsomeness physician or the most eloquent one. हम physician जब बीमार होते हैं, obvious सी बात है, हमें ऐसा डॉक्टर चाहिए जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जिसके पास हो, जो सर्टिफाइड हो, जो हमें अच्छे से ट्रीट कर सके। हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसके मैनर्स क्या है, या वो कितना ब्यूटीफुल या हैंडसम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। ठीक है, तो इसी तरीके से वेल देन व्हेन द होल स्टेट इज इल, शुड वी नॉट लुक फॉर द सर्विस एंड द गाइडेंस ऑफ द वाइजेस्ट एंड द बेस्ट। ये पैसेज है। अब यहां से आपको मैसेज निकालना है। ठीक है, अब देखो, वी एज्यूम दैट इन ए डेमोक्रेसी एनी पॉलिटिशियन इज क्लासिफाइड टू एडमिनिस्टर स्टेट। भाई यहाँ पे तो बात तो यही हो रही है ना कि कुछ क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, कोई बेस तो होना चाहिए इलेक्ट करने का। यहाँ पे लास्ट लाइन से ही आपको समझ में आ जाएगा दैट वाई नॉट टू लुक फॉर द सर्विस एंड गाइडेंस ऑफ द वाइजेस्ट एंड द बेस्ट। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, पॉलिटिशियन शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेन्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये हो सकता है आंसर, क्योंकि बात तो यही चल रही है ना कि कुछ क्रेडिबिलिटी हो, कुछ एक्सपीरियंस हो। थर्ड ऑप्शन क्या है, वी नीड टू डिवाइस अ मेथड ऑफ बारिंग इनकम्पिटेंस फ्रॉम पब्लिक ऑफिस। अब देखो, यहाँ एक चीज समझो, ये आपको लगेगा कि ये भी सही होना चाहिए, लेकिन यहीं पे कैच है। हाँ, जब दो ऑप्शंस में फंसते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। देखो, यहाँ पे क्या है कि आपको मेथड डिवाइस करना है कि आप इनकम्पिटेंस को हटा सको। क्या इस बारे में पैसेज में बात हो रही है? नहीं, तो ये यहाँ से गलत हो गया। एंड देन लास्ट इज, एज वोटर्स सेलेक्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटर्स, एलिजिबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस टू एडमिनिस्टर स्टेट कैन नॉट बी क्वेश्चनड। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो बिल्कुल बात नहीं हो रही है पैसेज पे। तो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया अपना बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैसेज हो गया, इन्फ्रेंस हो गया, ठीक है, एजम्पशन हो गया, क्रक्स हो गया। ये अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे आंसर करना है, कैसे कॉम्प्रिहेंशन किया जाता है। मैंने आपको यहाँ पे करके पूरा आपके सामने समझाया है ताकि आपको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करना। आपको जो मैंने कीवर्ड्स के मतलब बताए हैं वो एग्जैक्टली दिमाग में फिट कर लो, रट लो, ध्यान रहने चाहिए वो आपको, तभी आपके क्वेश्चंस ये बिल्कुल भी फंसेंगे नहीं। एंड जो भी एलिमिनेशन ट्रिक्स लगाई हैं उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखो, आप किसी भी चीज़ को अगर सीधे एग्जाम में जाके अप्लाई करने की कोशिश करोगे ना, तो आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे। तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा ना। जब तक आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं की है, आप उसको वहाँ पे अप्लाई कैसे कर पाओगे? आप खुद इस चीज़ को समझो। दैट इज वाई आई एम सेइंग इसको प्रैक्टिस करो। एंड आई होप अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कॉम्प्रिहेंशन के रिगार्डिंग आप सभी के काफ़ी सारे डाउट्स थे जो आप कमेंट्स कर रहे थे, इसके रिगार्डिंग मेल भी कर रहे थे इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो अब सारे सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत भी वैल्यू लगी, इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत भी सेंस लगा, आपको फील हुआ, रियलाइज हुआ कि हाँ, इस वीडियो ने किसी भी तरीके से आपकी प्रिपरेशन में प्रोडक्टिविटी ऐड करी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट और वीडियोस मिस ना कर दें। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।